के हैं तो उनमें ये चर्चाएं चली हुई है कि उनमें से कुछ सीटें बदलने की या कुछ प्रत्याशी बदलने की कोई प्लानिंग है, ऐसा कुछ 2-3 दिन से चर्चा में है। देखिए, अब चाहे ये भाजपा वाले अपना गठबंधन बदल लें, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लें, चाहे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लें, चाहे अपने लोकसभा के उम्मीदवार बदल लें, अब लोगों ने अपना मन बना लिया है। अब लोग सरकार बदलने का काम करेंगे, हरियाणा में बदलाव लाने का काम करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। अब बदलाव से अदला बदली करके कोई लाभ नहीं है। और ये जो सारी चर्चाएं चल रही हैं, जो भाजपा ने गठबंधन बदला, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, वो सारा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास फीडबैक था कि लोगों में नाराज़गी, गहरी नाराज़गी सरकार की कार्यशैली की, 10 साल की कार्यशैली से लोग त्रस्त हैं और लोग फैसला कर चुके हैं। तो उस बात का अपना एंटी इनकम्बेंसी को पे मलहम लगाने का उन्होंने असफल प्रयास किया। मगर ये हरियाणा है, यहाँ जब भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। चाहे आपको याद होगा 87 के इलेक्शन से पहले, चाहे आपको याद होगा 91 के इलेक्शन से पहले, इस तरह के उदाहरण अगर प्रयास किए गए तो लोगों ने इस तरह का जो है बदला बदली को स्वीकार नहीं किया। लोग तो सरकार बदलने का मूड बना चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि अब की बार का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी होना चाहिए, ना कि अरविंद वर्सेस दीपेंद्र। देखिए, ये इस उनकी भाजपा के जो भाजपा के जो नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है, उनकी इस वाक्य में वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में तो अपना सारी बातों पे चुनाव रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पे भी रहेगा, लेकिन प्रत्याशी के रूप में भाजपा के से अरविंद शर्मा जी आए हैं, ये सबको पता है। और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे पूरा विश्वास है हाईकमान का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मैं लोगों के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रहूँगा। तो उस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। हमारा संसदीय प्रजातंत्र है, यहाँ पे प्रत्याशी जो है उसका अपना एक संसदीय लोकतंत्र में प्रत्याशी की अपनी भूमिका, एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है और उसको मैं समझता हूँ कोई नकार नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जो कह रहे हैं कि भाई ये दीपेंद्र वर्सेस अरविंद चुनाव ना होने दें, यानी कि इस वाक्य में वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि भाई प्रत्याशी के रूप में लोग किसको चाहेंगे, कौन लोगों का मनपसंद रहेंगे, ये अपने स्वयं ही वो स्वीकार कर रहे हैं। अरविंद की विफलताओं और कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके प्रति लोगों की गहरी नाराज़गी है, जो 5 साल में कहीं आए गए नहीं, जिन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए, अपना यहाँ तक सांसद कोटा भी जिन्होंने खर्च नहीं किया पूरा, और संसद में भी जिनकी अटेंडेंस 10 में से सबसे कम है, तो वो किसकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं हैं, वो भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रत्याशी उनकी पार्टी के खुद के प्रत्याशी का, वो प्रत्याशी को लेकर वो उनमें आत्मविश्वास नहीं है, ये दिखाई देता है। उनके प्रत्याशी को लेकर आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा उनके प्रत्याशी की परफॉर्मेंस को लेकर वो ये मान रहे हैं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस से चुनाव नहीं जीता जा सकता। सवाल है कि आप राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा से इस्तीफा दे के चुनाव या बाद में कैसे? देखिए, आपने देखा कि भाजपा ने एक फैसला लिया कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी, भूपेंद्र यादव, जितने भी केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में लगभग सभी को भाजपा ने राज्यसभा के सारे अपने सांसदों को और सारे केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा में उतारा 400 पार का नारा देकर। लेकिन उनमें से किसी का भी इस्तीफा का कोई प्रश्न भाजपा के अंदर किसी ने नहीं उठता, क्योंकि एक लोकतंत्र है, इसमें कोई भी लड़े जो है। कोई आज रणजीत चौटाला जी लड़ रहे, लेकिन अपने विधानसभा की सीट से इस्तीफा देकर नहीं लड़ रहे। तो ये तो अपना कोई भी चुनाव लड़े लोकसभा का, उसमें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न केवल पूरी भाजपा मेरे से ही पूछना चाहती है, लेकिन उनके सारा कैबिनेट, आधी से ज़्यादा कैबिनेट उनकी केंद्र की कैबिनेट राज्यसभा में है। उनके 3-3, 4-4 साल के टर्म बचे हैं, हमारा तो 1.5 साल का टर्म बचा है। तो उसके बावजूद जो है उनमें से किसी ने उनके लिए वो ना तो इस्तीफा दिया, ना प्रश्न किसी ने उन पर उठाने का काम किया। और यहाँ तक कि जिनका जो है विधानसभा का 2 महीने का कार्यकाल बचा है, 3 महीने का,
उनके भी जो है त्याग पत्र पे जो रंजीत चौटाला जी हैं उन पे भी क्या प्रश्न चल रहे हैं प्रदेश में आप देख रहे हैं। एक इंग्लिश पेपर में खबर छपी है 25 बड़े शहरों में बीजेपी का दामन थामा और ईडी ने जो पहले कार्रवाई की बाद में 23 को क्लीन चिट मिल गई लगभग, कैसे देखते हैं? मैं दांगी साहब इसमें ये देखना चाहता हूँ कि वो जो 2 को नहीं मिली उनको भी मिल जाएगी, ऐसा आपको पता है, क्योंकि ये तो आज के दिन एक स्थिति ऐसी बन गई देश में। पहला इनका नारा था काले धन को लाएंगे विदेश से, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। अब इनका नारा बदल गया, अब ये है कि काले धन वालों को भाजपा में लाएंगे और रातों रात उनको क्लीन चिट दिलाएंगे। तो काला धन तो आया नहीं, लेकिन ईडी बड़े बड़े मुकदमे भ्रष्टाचार के जो बनाए गए, और ऐसे ऐसे उदाहरण अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, मुकुल रॉय, पूरे देश के कोने कोने से ऐसे, कुलदीप बिश्नोई, ऐसे ऐसे लोग जिन पे बड़े बड़े मुकदमे बने, तो उनके बाद भाजपा के साथ या तो गठबंधन हो जाता है, भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं। ये देश के सामने खुला प्रश्न है कि ये भ्रष्टाचार का कौन सा मॉडल, ये भाजपा मॉडल ऑफ भ्रष्टाचार है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जांच एजेंसियों का एक तरफ तो ये प्रयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल अपनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जांच एजेंसियों से विपक्ष की आवाज़ दबाने के कुप्रयास जारी हैं। जो भाजपा के सामने घुटने टेक दे वो उसको क्लीन चिट, और नहीं तो आपने देखा 1 महीने के अंदर 2 चयनित मुख्यमंत्री देश के इतिहास में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंची, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ईडी पहुंची, दोनों आज जेल में हैं। और कितने ऐसे और नेता, संजय सिंह जी को कल अपना बेल मिली, मेरे साथ राज्यसभा में सांसद है और काफ़ी मुखर भाजपा के जो है विपक्ष में उनका हमेशा स्टैंड रहा है। तो ये देश देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग द्वारा भाजपा कर रही है एक तरफ, और एक नए भ्रष्टाचार के मॉडल को जन्म दे दिया भाजपा ने। तो ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं हो सकता। और एक और बात इसमें है कि किसी एक भाजपा के नेता पर कोई मुकदमा ईडी सीबीआई ने 10 वर्ष में कहीं कोई आया नहीं। और एक और बात ये है कि ना सिर्फ क्लीन चिट, उनमें वो हेमंत बिश्व शर्मा भी शामिल हैं, क्लीन चिट के बाद उनको इनाम भी दिया जाता है, वहाँ पे मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन है जी, हाँ, कन्विक्शन रेट भी। तो ये तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जो सरकार के हाथ में एक टूल बन गए विपक्ष की आवाज़ को दबाने का और भ्रष्टाचार का नया मॉडल, ये आज जांच एजेंसियों का बॉक्सर के कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह मानते हैं? देखिए, वो तो वही बताएंगे। इसमें जो है ये एक चुनावी सीज़न है, चुनावी सीज़न में बहुत लोग जो है आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। विजेंद्र जो हैं वो अपना कहते हैं हरियाणा की पृष्ठभूमि जरूर थे, लेकिन वो दिल्ली से चुनाव लड़े थे। आपने देखा पिछले दिनों में भाजपा के एक मौजूदा सांसद भी हिसार से कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन उन्होंने करी, मगर जो कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं उतनी बड़ी खबर नहीं बन पाती। आप लोग तो उस बात को चलाते हैं, लेकिन जो देश की मीडिया है, वो मैं देश की मीडिया के चैनल्स की बात कर रहा हूँ। मौजूदा सांसद जो थे भाजपा के, वो जब ज्वाइन करा उन्होंने हरियाणा में, वो इतनी बड़ी किसी चैनल में खबर नहीं चल पाई देश में। लेकिन जो विजेंद्र हैं, उनका पिछला चुनाव आप देखो उसका क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, दिल्ली से परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो जब ज्वाइन करे तो बड़ी ज़्यादा खबर है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। हरियाणा के अंदर एक बात निश्चित है, हरियाणा के अंदर पिछले 1.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी में 36 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और यहाँ तक कि पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद भी 36 भाजपा जजपा से कांग्रेस पार्टी में हरियाणा के अंदर शामिल हुए हैं। ये एक बड़ा ये आंकड़ा है, और कांग्रेस से कोई एक आधा उदाहरण आपको मिल सकता है। अभी रिसेंटली अर्जुन सिंह जी हमारे पूर्व विधायक जगाधरी के, वो भी जो है ज्वाइन हुए हैं कुछ दिन पहले। भूम सिंह राणा जी ज्वाइन हुए हैं नारायणगढ़ से। तो कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम जो है लंबा हरियाणा के अंदर है। ये हरियाणा की धरातल आपको बता रहा है कि हरियाणा में पूरे हरियाणा के एक एक छोर से और हर वर्ग से जो सारे जो ये नेतृत्व है, जो भाजपा छोड़कर, सत्ता छोड़कर, जजपा छोड़ के जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं,
ये आपको ये दर्शाता है कि हरियाणा में धरातल में परिवर्तन की गूंज आ रही है। अच्छा दीपेंद्र जी, आपने सांसद कोटे की बात की थी। डिस्प्यूट तो नहीं था, ये कह रहे थे कि कांग्रेस उनको मथुरा से लड़ाना चाहती थी, लेकिन वो हरियाणा से चाहते थे। वो उनका विषय है, मगर जो है इस पर जो मैंने कहना था दीपक, वो उनका विषय है। अच्छा, आपने सांसद बजट की बात की थी, लेकिन उसमें अरविंद शर्मा तो ये कह रहे हैं कि एक सांसद होकर वो झूठ बोल रहे हैं, उनको सही आंकड़ों का पता नहीं, या तो सही आंकड़े। देखिए ये संसद की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़े होते हैं, और ये देश के प्रमुख अखबार, मैं अखबार का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि यहाँ पे तमाम अखबारों के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं एक अखबार का नाम लूँगा, दूसरा नहीं, आपकी मेरी खबर नहीं छापे, लेकिन हाँ चलो आपको तो पता है, तो उस द्वारा प्रकाशित ये खबर, और केवल वही नहीं, बाकी भी अखबारों ने इसके खबर पर अपना फिर अलग अलग रूप से छापा, तो उसके, और ये संसद की वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, अटेंडेंस भी रहती है। अब अभी जाके आप चेक करें किसकी क्या अटेंडेंस रही, क्वेश्चंस किसने क्या पूछे, और एमपी लैड कितना क्या खर्च किया। तो ये अपना, अगर इनको कोई बात है तो आप ये संसद में जाके अपना उसको आंकड़ों को ठीक कराना, अगर आंकड़े कोई गलत, संसद में जाएँ, लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएँ, वहाँ अपना सारे सही आंकड़ों को अपना परिचय दें और वहाँ पर ठीक कराएँ। और हमसे तो क्या बहस करेंगे। मैं तो उन्हीं आंकड़ों का उल्लेख जो पहले अखबारों में प्रकाशित हुए, उसके बाद हमें भी उनकी जानकारी मिली और उनका उल्लेख मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। यदि भाजपा उम्मीदवार को उन आंकड़ों में कोई त्रुटि दिखती है तो अपने लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएं और उन आंकड़ों को वहीं पे अपना एप्लीकेशन दे ठीक कराने की। वो ठीक कराएं नहीं कराएं, क्या कोई किसकी बात सही है वो फैसला करें। एमपी साहब, जेजेपी और इन लोगों को आप लोकसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं? मगर ये बात सही है, एक और बात मैं कहूँ, ये बात ठीक है कि भाई आंकड़े जो है चलो उन्होंने दिए, लेकिन लोगों को भी हकीकत पता है। एक और चीज़ है, लोगों को भी हकीकत पता है। 5 साल उनका आवागमन हमारे हलके में नहीं रहा। लोकसभा क्षेत्र एक एक गांव में मैं जाता हूं, मैं एक एक शहर, एक कॉलोनी में जाता हूं, वो 5 साल में वो आए गए नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो केवल जो इनकी पार्टी के औपचारिक प्रोग्राम थे उनमें आते थे, मगर कहीं इन्होंने धन्यवादी दौरा भी 5 साल में एक एक जगह जो करना चाहिए था, एक एक जगह जाके नहीं किया। दूसरा, हाँ, और इस बात को वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। आपने उनके आप बयान देखेंगे तो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाया, इन 5 साल में मैं उतने अच्छे से नहीं जा पाया, मैं आगे जाएंगे, वो खुद ही कह रहे हैं इस बात। तो वो तो बात, अच्छा ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। अच्छा ये भी है, अब हमें ये नहीं समझ में आता, बहुत जगह ये बातें हमारे सामने आ रही है कि वो गए नहीं, लेकिन लोग उनसे मिले, उन्होंने हाँ भरी जिस ग्रांट की, वो ग्रांट भी नहीं पहुँची। ये एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ उन्होंने खर्च नहीं किए, लेकिन जहाँ उन्होंने आश्वासन दिया वहाँ वो ग्रांट नहीं पहुँची। तो ये कहाँ उनकी कार्यशैली में चूक रही, इस पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए। अच्छा दीपेंद्र जी, करनाल का बहुत भरोसा किया उनके ऊपर, फिर से टिकट दे दी। देखिए ये रोहतक की सीट, आपने शायद जब इनका गठबंधन टूटा था धीरेन्द्र जी, तो आपने देखा होगा कि ये बात भाजपा ने भी कोई मन से उनको नहीं उतारा है, ना वो खुद मन से आए हैं। यहाँ सब जानते हैं कि उनका मन कौन से लोकसभा क्षेत्र में है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में उनका मन पिछली बार भी था, इस बार भी शायद इसीलिए नहीं आए 5 साल। वो जब गठबंधन टूटा तो दुष्यंत चौटाला ने हिसार में अगले दिन ये कहा कि जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया और कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जजपा के लिए, लेकिन जजपा वालों ने कहा कि हम रोहतक नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये हारी हुई सीट है। उन्होंने गठबंधन ही छोड़ दिया रोहतक के नाम पे। तो भाजपा रोहतक छोड़ रही है जजपा के लिए, जजपा रोहतक छोड़ रही है भाजपा के लिए, मगर रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को अंतिम जीवन की सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ सकता, हम नहीं छोड़ सकते। ये फ़र्क है। इसीलिए ये मन से कोई, ना तो भाजपा ने उतारा उनको, क्योंकि भाजपा तो मन से ही सीट ही छोड़ना चाह रही थी, यहाँ से लड़ना नहीं चाह रही थी, और ना ही कोई मन से वो अरविंद शर्मा जी स्वयं आए, क्योंकि मुझे आपको जो है, अब चलो इस बात का वो खंडन अवश्य करेंगे, उनका अधिकार भी है, मगर जो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, उनका मन कहीं और था। अच्छा एमपी साहब, एक सवाल उन्होंने एक और किया, उन्होंने कहा कि जो भी कारण बना, अब जो है जो भी कारण बना उसमें मैं तो नहीं जाऊंगा कि भाजपा का अंदरूनी फैसला था, लेकिन पहले तो भाजपा छोड़ रही थी सीट ही छोड़ रही थी, फिर जेजेपी ने मना कर दिया, फिर शायद भाजपा बहुत से प्रत्याशियों को टेस्ट कर रही थी, लेकिन बहुत से प्रत्याशियों ने, शायद जो अखबारों में ही पढ़ता हूँ मैं खबर कि भाई बहुत से प्रत्याशियों ने शायद इच्छा नहीं जाहिर करी, उसके बाद मैं समझता हूँ इनको उतारा गया। तो ये अगर भाजपा का अंदरूनी फैसला है, इस पर
ज़्यादा हम क्या इससे ज़्यादा बोलें। अच्छा, दीपेंद्र जी, अभय चौटाला 2 दिन पहले रोहतक के बड़ा गंभीर आरोप लगाया राजकुमार सैनी को लेके। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सांठगांठ। देखो, ये स्पष्ट रूप से हुड्डा साहब बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, मैंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी। जिन व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है में आने का उनका कोई प्रश्न नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी में कोई जो है ज्वाइन करने का प्रश्न नहीं उठता। कांग्रेस की हमारी अपनी विचारधारा रही है और जो है केंद्र के स्तर पे बहुत से कई पार्टियों के एक ग्रुप ने जो है इंडिया गठबंधन को एक केंद्र के स्तर पे जाके समर्थन दिया है। बस इस प्रश्न का इतना ही उत्तर है। अच्छा, करनाल को लेकर करनाल उपचुनाव आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे या अभी क्या फैसला? देखिए, इस बात पर औपचारिक बात नहीं हुई है दोनों पार्टियों की, क्योंकि हमारा तो गठबंधन लोकसभा चुनाव का था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सकारात्मक दृष्टि से आपसी बातचीत करने का जो है करने की कोशिश प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगा भाजपा के नेता एक और बात करते हैं करनाल को लेकर, क्योंकि करनाल में एक और बात यह आई कि कल ही ये क्लियर हुआ कि चुनाव होगा, क्योंकि बीच में इसका चुनाव भी थोड़ा सा संक्षेप था। चुनाव तो होगा लोकसभा विधानसभा चुनाव का, तो इसमें जो रणनीति बनेगी उसका हम आपको बता देंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों क्या कारण है जी, प्रत्याशियों घोषणा क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैंने एक बात सही दिन और सही समय में ये दिन और सही समय कब आएगा? अब मैं एक और नहीं हर बार ये कहते सही दिन उस दिन आज का ना। चलो, मैं दिन का नाम बताऊं। हाँ, दिन का नाम। तो मैं एक और बताता हूं भाई। ये कह रहे हैं, मैं देखो आपको पता है कि मैंने एक चीज़ कही थी कि सही दिन और सही समय पे कांग्रेस की लिस्ट आएगी, मगर आज एक बात जो कही है कि भाई उसका समय भी बताएं, उसका नहीं दिन का नाम बताएं, तो उसका नाम भी बता देता हूँ दिन का, फिर आप ये बात जो है आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वो होगा जिताऊ दिन और जिताऊ समय। जिताऊ दिन और जिताऊ समय पे जिताऊ कैंडिडेट हमारे आएंगे और कांग्रेस पार्टी के हम बिल्कुल अपनी रणनीति के तहत, हमारी रणनीति देखो, आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेशन कब से, नॉमिनेशन लास्ट डेट का 6 तो आप समझ सकते हैं भाई हमारा संवैधानिक 6 लास्ट। हाँ, तो उससे पहले सही सारा ही सही समय। तो हमारे तो जो कह रहे हैं लेट, भाजपा वाले जो लेट कह रहे हैं, तो लेट कहाँ से हुआ? लेट तो जो है उन्होंने समय निर्धारित तो इलेक्शन कमीशन ने किया, बीजेपी क्या करेगी समय निर्धारित, तो सही उससे पहले सारा समय नहीं वो है, तो हम अपने ठीक टाइम पे करेंगे। कई जगह देखने का है भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, जैसे सिरसा में, हिसार में, कई स्थानों पर, और वे कह रहे हैं इसके पीछे विपक्ष है। हाँ, पब्लिक है देखो, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। देखो, आज से 6 महीने पहले आप लोग जो है कहते व्यक्तिगत रूप से जब मिलते थे, तब ये कहते थे कि एमपी साहब नीचे तो बढ़िया है, ऊपर एक सीट क्लियर है, बाकी देखो। आप लोग जब व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तब ये, फिर धीरे धीरे बोला जी 2-3 पे कांग्रेस है, फिर अब कह रहे हैं जी जो है, कोई कह रहा है कि 5-6 पे है, कोई 7 बताता है, और मैं कह रहा हूँ जब हमारी लिस्ट आ जाएगी तो आप ये कहेंगे कि 10 की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। तो ये एक जो ट्रेंड है, आप ये कहो कि जो लगातार जो आप देख रहे हैं वो हमारे फेवर में जा रहा है। हम तो ये धरातल आपको बता रहा है, और इस बात का हमें पहले ही आत्मविश्वास था, क्योंकि हम दिन और रात लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग ये देख रहे थे कि इन्होंने लोगों के हक में कोई काम नहीं किया। हर वर्ग दुखी है ना, विकास की पटरी से हरियाणा को उतारा, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंच गया। आज भी एज वी स्पीक, अब मैं इसके बाद सांपला जाऊंगा, एक हमारा जो NSUI का कार्यक्रम है, उसके बाद सांपला में कल रात को एक और डकैती हुई। आपको पता है कि अपना का एक बेरहम रूप से एक डकैती हुई, और जो है कहते हैं एक व्यापारी का सरेआम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले सीताराम हलवाई की हुई थी, दोबारा हुई। बेरी में आप जाके देखो कितने व्यापारी छोड़ गए बेरी शहर। और अब आप देखो, मतलब जो ये आप अनाज मंडी देखो रोहतक में, कितनों को फिरौती मिली हुई है। मैंने यही बात बोली थी कि एक ही फ़र्क है, जो अब अफरा तफरी का माहौल बना है चौटाला राज में और अब बीजेपी भाजपा राज में, एक ही फ़र्क है। चौटाला राज में फिरौतियाँ आती थी जेलों से, अब फिरौतियाँ आ रही हैं विदेशों से, विदेशी नंबर से फिरौतियाँ आ रही हैं, फिरौती कॉल आ रहे हैं, और यहाँ पे गैंग बन गए दोबारा से। जिन गैंग्स का, जिन माफिया का, जिन अपना सारे उनका गैंगस्टर्स का सफाया
हुड्डा सरकार में जो है हुड्डा साहब द्वारा एक कहते हैं एक रणनीति के तहत उनका सफाया करके हरियाणा में अमन चैन शांति का वातावरण बनाया था अच्छे व्यापार का। आज वो अंडरएज शूटर्स के गैंग्स बन गए हरियाणा में, स्थिति है दिन दिहाड़े इस तरह की। तो आज लोग, हमने आपको पहले ही कहा था कि लोग धरातल पे इनसे निराश है, नाराज़ हैं, और ये बात अब ये भी स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने देखो अपना गठबंधन तोड़ा, अपने दोनों जो है चेहरे बदले, अब इनके जो चेहरे उतारे लोकसभा में उनको बदलने की बात आ रही है, तो ये खुद ही स्वीकार बात की जा रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन होएगा। लेकिन मैं सापला जाऊंगा, मुझे पता है आज आपका यहाँ पे नाश्ता वो हो गया, लेकिन वहाँ की भी हम खबर भिजवाएंगे थोड़ी बहुत वहाँ की, क्योंकि प्रश्न आपका था तो मेरे ख्याल अनिल का था, किसका था, तो थोड़ी बहुत उसमें ट्रिब्यून में वो भी खबर आप वहाँ की कहीं जो है यहाँ वहाँ भी हमारी लगवाएं। दीपेंद्र जी, एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक मुद्दा और नया बना रही है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो हेमा मालिनी पे बयान दिया, तो उसको लेकर के कांग्रेस को घेरने का प्रयास हो रहा है। क्या राजनीति में इस तरह की भाषा को आप कैसे? मैंने सुनी नहीं भाई, मैंने बयान सुना नहीं, आप उनसे ही इस बात में। एमपी साहब, एक भाजपा नेता जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र दोनों बूथ कैप्चरिंग से जीते हैं। देखिए ये सतीश मंडल ने हालांकि मना किया है कि बूथ कैप्चरिंग। देखो ये देखो बड़ा इसमें मैं नहीं कहना चाहता। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग मेरे चुनाव में हुआ था, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ, शाम दाम दंड भेद का। आपने देखा बादली में क्या हुआ, आपने देखा रोहतक शहर में एक बूथ पे जब बत्रा साहब और हम पहुंचे थे तो क्या हो रहा था। अब उस बातों को हम नहीं जाना चाहते। वो आपने देखा कि भाई पोस्टल बैलेट पहले की बजाय बाद में, पूरे देश में एक ही उदाहरण है कि पोस्टल बैलेट बाद में गिने, तो और एम्प्लॉई को पोस्टल बैलेट इशू नहीं है। बहुत से इश्यूज़ हैं, मैं अब उन बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन लोकतंत्र का गला कैसे घुटा जाता है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, उसका नज़ारा मैंने पिछले पूरे लोकसभा चुनाव में देख लिया था। आप लोगों ने भी उसका नज़ारा दिल्ली चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के आम आदमी पार्टी वाले चेयर चुनाव की गिनती में उसका नज़ारा आपने भी देख लिया होगा। तो ये भाजपा आज की जो कार्यशैली है वो लोकतंत्र के हक में कार्यशैली नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, विपक्ष का आवाज़ किस तरह से बंद की जाए, और हर तरीके से आपने देखा कि भाई मीडिया पे कंट्रोल किया जाए, इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल किया जाए, फंडिंग पे कंट्रोल किया जाए। ये भाजपा इस रूप से और हर प्रक्रिया में तो ये चल रही है, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ऐसे में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वही हो गया कि जो अरविंद शर्मा जी ने सवाल पूछा कि भाई कोरोना में कहाँ थे। हम तो हार के भी कभी हिम्मत नहीं हारे थे, और कोरोना में स्वयं पूरी हमारी टीम, मैं भी स्वयं टीम दीपेंद्र बलराम जी बैठे हैं, हम लोग पूरे देश में, पूरे हरियाणा में एक दिन भी, आप ऑनलाइन है रिकॉर्ड, ऑनलाइन कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जहां हमने 100 जो है परिवारों को कहीं ऑक्सीजन पहुंचाना, कहीं उनको अपना कोई इंजेक्शन पहुंचाना, कहीं रेमडेसिविर पहुंचाना, 100 हर रोज़ हम तो लगे रहे, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है। प्रश्न ये बनता है कि ये जीते हुए, सबसे बड़ा प्रश्न है, जीता हुआ सांसद, जब सरकार आपकी नीचे भी और ऊपर भी, आप कहाँ थे? आपके तो गुमशुदा पोस्टर लगे हुए थे, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। वही उसी तरह का प्रश्न ये भी हो गया कि भाई बीजेपी आज के दिन देश में इतनी ढींगा मस्ती कर रही है और हमसे पूछ रही है कि भाई हम चुनाव, तो ये तो बड़ा जो है। थैंक यू।